Hi friends, I Tejas Gandhi from Sanmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn the Ohm's law. So in this sessions, this Ohm's law is based on the resistance. Last time we discussed the what do you mean by resistance, then what do you mean by resistivity, then on which factor the resistance would depend, conductance, conductivity. So let's start the today's sessions Ohm's law. Ohm's law, it was discovered by George Simon Ohm in 1828. जॉर्ज साइमन ओम्स ने 1828 में ओम्स लॉ डिराइव किया था और इन दिस रिलेशन और इस लॉ के हिसाब से उसने डिराइव किया था कि जो भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसका रिलेशन किसके साथ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। मतलब कि किसी भी कंडक्टर को आप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जितना वोल्टेज आप इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो उस हिसाब से वो करंट आपका क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो वही रिलेशंस ओम्स लॉ में डिराइव की है। What is exactly statement of Ohm's law? Ohm's law state that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. जैसे मान लो कि यहाँ पे दो एंड है ए और बी, वो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है, उसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है और बैटरी में से हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से ये है कि अगर जिस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज वेल एज करंट एंड वोल्टेज बोथ कैसे होने चाहिए, दोनों दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, as well as provided the temperature and other physical condition remain unchanged। जैसे कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी ऐसी कोई भी कंडीशन है वो भी कैसी होनी चाहिए, अनचेंज होनी चाहिए। मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। आप कोई भी इंसुलेटिंग या कंडक्टिंग मटेरियल ले लो, और ज़्यादातर कंडक्टिंग मटेरियल में ये ज़्यादा होता है कि अगर टेम्परेचर आपका सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस भी आपका चेंज होता है, और रेजिस्टेंस चेंज होता है तो करंट भी उस वायर का चेंज होता है। मैथमेटिकली ये जो ओम्स लॉ है वो किस तरह से डिराइव किया है, स्टेटमेंट के हिसाब से जो करंट है, करंट कंडक्टर के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उस हिसाब से जो V बाई आई हो रहा है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट है। मतलब कि वोल्टेज और करंट तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, मतलब फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी कंडीशन है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। जिस वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो वही आप ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो V1/I1, V2/I2, चाहे आप कितने n नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लो, पर हर रीडिंग के अंदर रेजिस्टेंस आपका कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो VIR, ये तीन जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर एंड R इक्वल टू V बाई आई। ये जो है एग्जैक्ट रिलेशन है ओम्स लॉ के हिसाब से। आप I इक्वल टू वी बाई आर भी लिख सकते हैं और V इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं, बट एग्जैक्ट रिलेशन जो है ओम्स लॉ के हिसाब से वो R इक्वल टू वी बाई आई है। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ किसके बेस पे है, रेजिस्टेंस के बेस पे है। सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और सर्किट as shown in figure in VI characteristics। next one is a VI characteristics। वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है और उसको जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, जीरो से लेके आप अगर 100 वोल्ट तक जाते हो और यहाँ जीरो से लेके 10 एम्पियर तक जाते हो, हर स्लोप के अंदर आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप क्या होगा, वोल्टेज V वाई एक्सिस वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वैल्यू, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, करंट होगा। तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट करोगे तो हर वैल्यू आपको हर रीडिंग पे रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज भी चेंज होना चाहिए और करंट भी प्रोपोर्शनली चेंज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वोल्टेज आपने कांस्टेंट रखा और करंट आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पर्टिकुलर लीनियर एलिमेंट्स के लिए है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक एग्जांपल्स लिया है कि करंट की वैल्यू हमने नोट की है 5 रीडिंग्स, 0.5, 1, 2, 2.5 एंड 3, अलग अलग वोल्टेज पे 2, 4, 8, 10, 12।
तो आप देख सकते हो कि अगर 2 वोल्ट है तो करंट 0.5 एम्पियर है, तो 2 डिवाइड बाई 0.5 क्या होगा, 4 ओम। 4 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 4 ओम। 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 4 ओम। मतलब कि हर रीडिंग के अंदर आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ जो स्लोप बना है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर है। तो हर रीडिंग पे हमें कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। So these two quantity are found to be linear related to metallic conductor, and on the basis these two quantity we get the resistance. ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस है कि इस कंडीशन में हम अप्लाई नहीं कर सकते। दिस लॉ इज वैलिड टू कंडक्टर ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे हमने स्टेटमेंट में बताया कि जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट या ह्यूमिडिटी या कोई भी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन जब वो चेंज होती है, तब हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होते हैं, तो उस वजह से ऑपोजिशन ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा लो, कितना भी आप वोल्टेज अप्लाई करो, मगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर माइनर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। उस वजह से आपका मान लो टेम्परेचर बढ़, पर उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में हम आप अप्लाई नहीं कर सकते। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू यूनिलेटरल नेटवर्क। जैसे मान लो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब जो एलिमेंट्स है, ये सब एलिमेंट्स एक मतलब कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और यूनिलेटरल डिवाइस में ये अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है। यूनिलेटरल मतलब कि करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव। बायलेटरल यानी दोनों डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होता है उसको बायलेटरल बोलते हैं। मतलब कि करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव भी जा सकता है और नेगेटिव से पॉजिटिव भी जा सकता है। और इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर नेटवर्क बिकॉज द पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क इज वेरिड विद द वोल्टेज एंड करंट। जैसे मैंने बताया कि अगर वोल्टेज आपका कांस्टेंट है और सिर्फ करंट ही बढ़ रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ये पैरामीटर जैसे आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस भी हो सकता है। रेजिस्टेंस कुछ कुछ हमारे जो डिवाइसेस है, जैसे कोई मशीन्स है, जैसे ओवन्स है या इंडक्शन हीटिंग है, उस कंडीशन के अंदर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर मेन रोल होता है। तो उस कंडीशन में जैसे ओवन मान लो, उसके अंदर नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, क्योंकि उसके अंदर करंट ज़्यादातर इंक्रीज होता है। इंडक्टेंस जैसे हमारा फ़ैन है या तो मोटर्स है, ये सब इंडक्टिव डिवाइसेस है। तो उसके अंदर सडनली जैसे आप ऑन करते हो डिवाइसेस, वो सडनली स्पाइक होता है, वोल्टेज स्पाइक होता है, और जब आप उसको सडनली स्टॉप करते हो तो वो उसके अंदर वोल्टेज सडनली स्टॉप हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। और वैसे ही कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस एक स्टोरिंग डिवाइस है। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर स्टोरिंग डिवाइस। वो एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो कभी कभी एनर्जी रिलीज भी करता है और एनर्जी स्टोर भी करता है। उस वजह से वोल्टेज और करंट में चेंजेस आते रहते हैं। और फ्रीक्वेंसी, तो अगर जैसे मान लो आपका पावर जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। So I think all of you understood the Ohm's law. So thank you for watching my video. Next time we discuss the series and parallel connections. Thank you.